हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2020 का क्वेश्चन पेपर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपके पिछले प्रश्न पत्र थे उन्हें सॉल्व किया था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स जो पोर्शन है आपके साइंस का यानी भौतिकी जो आपका है, भौतिकी शाखा जो है उसके हम प्रश्न पत्र यहाँ पे प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज से हम 2020 के साइंस का जो आपका भौतिकी वाला पार्ट है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में देख लेते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 घंटे का प्रश्न पत्र है, यानी 3 घंटे का आपको इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए समय मिलेगा। ठीक है, पूर्णांक की बात की जाए तो 80, इसका क्या है पूर्णांक है यानी मैक्सिमम मार्क्स, 80 मार्क्स का आपका पेपर। और ये 80 मार्क्स आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर आपको बने। ठीक है, निर्देश की बात करें, यहाँ पे आपके पास कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपको सबसे पहले अपने प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या क्या यहाँ पे कहा गया। पहला पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें कितने क्वेश्चन हैं, 30 है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स हैं, जो मार्क्स अलॉटेड हैं वो उसके सामने आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 15 2 अंक के प्रश्न है तथा प्रश्न संख्या 16 से 24 3 अंक के प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 से 30 4 अंक। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बेस में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपको सही लगता है। 2 से 6 वाले आपके 1 अंक के प्रश्न है। 1 अंक के प्रश्न यानी आपको एक जो है सिंपल एक लाइन में आपको यहाँ पे आंसर है, या तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी या आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आंसर होगा वो बिल्कुल सीमित एक लाइन में आपको आंसर दे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 से 15 2, यानी जो 7 से 15 तक के जो प्रश्न है वो 2 अंक के हैं, अनुसार 2 अंक के अनुसार आप अपना उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 16 से 24 आपके 3 अंक के प्रश्न है, उसी के अनुसार आपको आंसर लिखना है, यानी यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। जैसे कि अगर आपको 1 मार्क्स में हाइपरमेट्रोपिया पूछ लेता है, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो आपको सिर्फ एक लाइन में यहाँ पे बताना है। 2 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देना है, इसके और नाम बता देने हैं, इसके बारे में थोड़ा बता देना है। ठीक, 3 अंक में तो आप इसमें करेक्शन वगैरह भी बता सकते हैं, क्यों होता है, ठीक है, या करेक्शन किस तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। और 4 अंक के प्रश्न में आपका पूरा डायग्राम भी आएगा। ठीक है, आपका जो है आंसर भी आएगा पूरा, क्या होता है, किस वजह से होता है, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी आ जाए। ठीक है, तो आपका जैसा यहाँ पे जिस हिसाब से आपका प्रश्न पूछा गया है, जितने अंक में है उसी के अनुसार आपको मार्क्स जो है, मार्क्स के अनुसार ही आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। There are in all 30 questions in this question paper. All questions are compulsory. Marks allotted to every question are indicated against it. Question number 1 is a multiple choice question. Question number 2 to 6 are 1 marks. 7 to 15 2 marks each. 16 to 24 3 marks each. And 25 to 34 marks each. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम जो आपका भौतिकी है उसकी वही पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है जो कि आपका फिजिक्स पोर्शन से है, वो है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है।
क्या कहा गया है आपको कि आपके पास एक चुंबक है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, ठीक है, जिस बल को आप जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, वह बल या उस बल का जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है। बेसिकली जो आपका चुंबक है या मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वही आपसे यहाँ पे पूछा गया। अब जैसे कि आप जानते हैं चुंबक क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके जैसे आयरन हो गया, लोहा, ठीक है, लोहा हो गया आपका, निकल हो गया, कोबाल्ट यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यह लो चुंबकीय पदार्थ जो है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आपने ये देखा है जो है, हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि जो हमारा चुंबक होता है इसके ये क्या करता है, आपके जो है आपके मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि आप कैसे पहचान सकते हो, अगर आप किसी लोहे की चीजों को, जैसे लोहे की कील को उसके पास लेके जाते हैं, लोहे के बुरादे को उसके पास लेके जाते हैं, तो वो इस पे क्या कर जाती है, चिपक जाती है। और हमने ये जो है एक, जो आप जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं उस समय भी हमने क्या देखा है कि अगर हम किसी चुंबकीय कंपास को लेते हैं और उसको अगर आप यहाँ चुंबक के पास लेके जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा है कि वो एक डायरेक्शन शो करती है, ठीक है, इसकी चारों तरफ डायरेक्शंस को शो करती है, तो वो क्यों करती है, आपके चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो चुंबक होता है, ठीक है, चुंबक के चारों तरफ का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वहां पे कैसा बल लगता है, किस बल का संसूचन आपको जो है मिलता है, ठीक है। द एरिया सराउंडिंग अ where its focus can be force can be detected, यानी वह एरिया जहाँ पे आपको फोर्स महसूस होता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबक के चारों तरफ कैसा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ कैसा बल लगता है, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और क्षेत्र क्या बोलेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। क्या कहा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल and the principal focus of a spherical mirror is called, यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास एक गोलीय दर्पण, मान लीजिए ये आपका गोलीय दर्पण है, यहाँ पे क्या होता है, गोलीय दर्पण का पोल ध्रुव होता है, ये पोल होता है, फिर यहाँ पे मान लीजिए इसका फोकस है और यहाँ पे आप मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, एरियाज ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका गोलीय दर्पण होता है उसका जो ध्रुव होता है, जो उसका पोल होता है और जो उसका मुख्य फोकस होता है, यानी ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पहला है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, ठीक है, तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और चौथा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी वक्रता केंद्र और मुख्य। यहाँ पे पूछा गया है फोकस और पोल के बीच की दूरी। अब हम एक एक करके इन चारों ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। जब हम वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र जो है वह केंद्र है, आपको ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र वह केंद्र है, ठीक है, उस या उस बड़े जो है कांच के गोले का, दर्पण के गोले का केंद्र होता है जिसका आपका दिया गया गोले दर्पण भाग, यानी जिस बड़े गोले का या बड़े जो आपका शेल है उसका जो केंद्र होता है वही
ठीक है, जिसका ये क्या है, भाग है, ये दर्पण जिस बड़े गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसे हम सी से रिमूव करते हैं। और इसी वक्रता केंद्र की पोल से दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष जो है वो एक इमेजिनरी, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। यानी ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो कि पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड है फोकल लेंथ, फोकल दूरी या फोकस दूरी। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ जो है वो पोल से फोकस की जो दूरी होती है, ठीक है, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है इसी को हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वह आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा सेकंड, फोकल लेंथ। बाकी आपको जो मैंने यहाँ पे आपको बताए गए हैं चारों ऑप्शन के बारे में ठीक तरीके से बताया है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर एक चीज के बारे में, पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, पता होना चाहिए, आपके दर्पण का जो सेंटर होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आपका वक्रता केंद्र क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बेस में एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का प्रश्न है। आपका जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी एक विद्युत बल्ब है, ठीक है, एक विद्युत बल्ब है जो कि किससे जोड़ा गया है, 220 वोल्ट के जनित्र, 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है। बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी ये जो आपका बल्ब है इससे क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित होती है, कितनी, 0.50 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर निकालना है बल्ब, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected with a generator of 220 volt. The current flow in bulb is 0.50 ampere. Calculate the power of. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपका विद्युत बल्ब से जो जनित्र जोड़ा गया है उसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत विभव आपको दिया गया है 220 वोल्ट, V का मान दिया गया है, I का मान दिया गया है, P आपको निकाल। सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो नोट करेंगे। तो आपको क्या दिया गया है, विद्युत विभव या जिसे आप वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, जिसे आप वोल्टेज कहते हैं, V से आप रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, 220 वोल्ट। और आपको धारा दी गई है, विद्युत धारा का मान, ठीक है, यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया गया है, आई के मान दिया गया है आपको 0.50 एम्पियर। क्या निकालना है, पावर निकालनी है, शक्ति ज्ञात करनी है, यानी पावर। तीसरी नोट करते हैं, ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। बी दिया गया है, आई दिया गया है, आपको पी का मान निकालना है। तो हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने जो है पी का एक फॉर्मूला देखा था जो वी और आई के बेस पे, यानी इन तीनों के बीच का जो एक रिलेशन है
संबंध को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे V और I की वैल्यू रख देंगे, 220 गुणा 0.50, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 110 वॉट। तो आप लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे, बल्ब की शक्ति कितनी है, 110 वोल्ट वॉट। ठीक है, बल्ब की शक्ति 110 वॉट है, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लास्ट में आप लिखेंगे बल्ब की शक्ति 110 वॉट है, पावर ऑफ द बल्ब इज 110 वॉट। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे पास V और I का यहाँ पे हमें दिया गया है वैल्यू, पावर निकालना है बल्ब का, फॉर्मूला है आपका P इक्वल्स टू VI। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, वैल्यूज को रख देंगे, सॉल्व किया 110 वॉट आया, तो ये आपका क्या हो गया, बल्ब की शक्ति। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी हुई वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होगा? क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है, दूर की वस्तुएं उसे बिल्कुल अच्छे से जो है दिखाई देती है, लेकिन पास रखी हुई वस्तुएं उसको ढंग से नहीं देख पाता है। तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा दृष्टि दोष है। यहाँ पे व्यक्ति जो है उसको जो दृष्टि दोष है उसमें उसको पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही क्लियर, दूर की जो है अच्छे से दिखती है। तो इस प्रकार का जो दृष्टि दोष होता है इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया। ठीक है, फार साइटेडनेस या क्या कहते हैं आप इसे, या आप कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। तो ये हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया या फार साइटेडनेस से ये ग्रसित है। यहाँ पे क्या होता है, जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने पास वाली चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता, लेकिन दूर की चीजें अच्छे से देख पाता। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो उसकी आई साइट ढंग से फोकस नहीं कर पाती, और जो उसका आई बॉल होती है वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिस कारण जो व्यक्ति है, व्यक्ति जिस भी वस्तु को देखता है, जिस भी वस्तु को देखता है उसकी जो इमेज है, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बनकर पीछे बन जाता है, जिस कारण वो चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फार साइटेडनेस यानी दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया हम इसे कहते हैं। दूसरा जो हमने दृष्टि दोष पढ़ा था वो क्या था, मायोपिया या नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, पास की चीजें तो अच्छे से दिखती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आपका हाइपरमेट्रोपिया है, कौन सा मायोपिया है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और ये जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके डायग्राम भी बनाने के लिए आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, आपका 3 या 5 मार्क्स में आपका ये जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रश्न है 1 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे, farsightedness, also known as hyperopia, is a condition of the eye in which light is focused behind instead of on the retina. तो फार साइटेडनेस या दूर दृष्टि दोष या हाइप्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया ये एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें जो लाइट है प्रकाश जो है वो रेटिना में ना करके रेटिना के पीछे फोकस करती है। ठीक है, तो आपकी रेटिना पे इमेज नहीं बन पाती। ठीक है, आपके दृष्टि पटल पर जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो नहीं बन पाता। The person affected by hypermetropia cannot see nearby object distinctly but can see distant object clearly. अब क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष
या हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम कहते हैं वो होता है, तो वो पास की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता, उसको पास की चीजों में वो ढंग से जो है वो देख नहीं पाता, उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो दूर की जो चीजें हैं यानी दूर रखी हुई जो वस्तुएं हैं उनको क्लियरली देख पाता है। दूरदर्शिता जिसे हाइपरोपिया के रूप से भी जाना जाता है, आंख की एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रकाश रेटिना के बजाय पीछे केंद्रित हो। हाइपरमेट्रोपिया से प्रभावित व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो आपकी दृष्टि दोष है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको दोनों के दोनों मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया अच्छे से याद होना चाहिए। इसका जो डायग्राम है वो भी अच्छे से याद होना चाहिए। पूरा क्यों होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें हाइपरोपिया की या हाइपरमेट्रोपिया की, तो इसे आप कॉन्वेक्स लेंस जो होती है, जो आपका क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस जो होता है, इसके माध्यम से आप इसे ठीक कर सकते हैं। यानी इसको करेक्शन के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करें। ठीक है, तो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अगला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ वन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम लिखिए। ठीक है, तो ऊर्जा के जैसे ऑल्टरनेटिव जो स्रोत है उसमें से एक आपका क्या है। नेक्स्ट, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर में से 2 घंटा तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। An electric heater of 8 ohm resistance takes 15 ampere electric current from electric mains for 2 hours. Calculate the rate of heat generated in the heater. तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर है, विद्युत हीटर है, उसे हमने क्या किया है 8 ओम जो है उसका रेजिस्टेंस है, उसका प्रतिरोध है, 15 एम्पियर का उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये 15 एम्पियर का वो करंट लेता है। ठीक है, 2 घंटे के लिए। तो आपको बताना है कि हीट या ऊष्मा के जो उत्सर्जित होने की दर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है प्रतिरोध दिया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर का जो प्रतिरोध है। तो आप लिखेंगे विद्युत हीटर का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, आर कितना दिया गया है 8 ओम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय द हीटर, हीटर द्वारा ली गई धारा या हीटर द्वारा धारा जो कंज्यूम की गई है, इसे आप आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कितनी है 15 एम्पियर। ठीक है, टाइम दिया गया है समय, कितना टाइम लेता है समय, टी से डिनोट करते हैं, कितना है 2 घंटे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, क्या आप बता सकते हैं जो हीट होती है ऊष्मा होती है। ठीक है, ऊष्मा का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। जीआईसी कोटियाल गांव, ऊष्मा यानी हीट का जो मात्रक है वो क्या है। हेलो मैम, इसका आंसर है जूल। वेरी गुड, आपका नाम क्या है। हेलो, मीशा रावत। वेरी गुड मीशा बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए आप। होती है हीट का जो मात्रक है वो क्या है, ऊष्मा का मात्रक क्या है आपका जूल।
यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, ऊष्मा की दर, ठीक है, किस दर में ऊष्मा जो है उत्सर्जित हो। आर आपको दिया गया है, आई आपको दिया है, टी आपको दिया है। टी किसमें है, घंटे में है, इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 3600 से या 60 गुना 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7200, 7200 सेकंड। तो ये हमने सेकंड में कन्वर्ट कर, यहाँ पे ये आपको दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पे हीट किस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, एच का मान किस फॉर्मूले से निकालेंगे। आपके पास टी है, आई है, आर है, क्या कोई बता सकता है। जीआईसी कोटियार गांव, किसी को आता है फॉर्मूला। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। हेलो मैम। हेलो मैम बेटा। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है मैम? आ रही है बेटा, आ रही है आवाज, बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। मैम आई स्क्वायर आर टी। वेरी गुड, आपका नाम क्या है। मैम माधवी नेगी। वेरी गुड माधवी बेटा, वेरी गुड, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आई कितना है 15, आर का मान कितना है आपका 8, और यहाँ पे टी का मान कितना है 7200, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो हीट आई है, एच का जो मान आया है वो आया है आपका 1.29 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हीट आया, ऊष्मा है, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है, ऊष्मा की दर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ऊष्मा की दर निकालना है, ठीक है। पहले आप इस तरीके से हीट निकालेंगे, आप इसे नोट करेंगे, ये हीट आ गया है। यहाँ पे क्या निकालना है, ऊष्मा की दर। ऊष्मा की दर यानी ऊष्मा बटा समय, यानी कितना समय लगा, ठीक है। यानी आपको ये बताना है कि जो आपका 1 यूनिट टाइम है, यहाँ पे हम 1 सेकेंड लेंगे, 1 सेकेंड में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई। तो आप क्या करेंगे, ये जो एच आया है इसे आप डिवाइड कर देंगे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालनी है ऊष्मा की दर, ठीक है। ऊष्मा की दर आपको निकालनी है, तो ये होगा एच अपॉन टी। एच कितना है आपका 1.29 इंटू 10⁻⁷, अपॉन टाइम कितना है 7200। सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आपका आया है 1.79, ठीक है, इंटू 10⁻⁵ -2, 1.79 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, जूल सेकेंड। ये आपका यहाँ पे आंसर है। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी वैल्यू आई है यहाँ पे ये आई है, ठीक है। इसे आप वॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया 1.79 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों आज हमने जो आपका क्लास 10th का 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसके कुछ हमारे जो भौतिकी शाखा के जो प्रश्न हैं उनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, कुछ आपके जो है यहाँ पे एमसीक्यू हमने डिस्कस किए, और कुछ आपके 1 मार्क्स के जो है जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको ये जो आज हमने पढ़ा है, जो डिस्कस किया है, ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है आज, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत ये जो जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।